हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मज़े की बात ये है कि इससे क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। आप एक बार इसकी बेसिक थीम को समझ गए तो इसका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे और सही करके आओगे, राइट। सो स्कोरिंग पार्ट है, आता है मेंस में भी, कभी कभी इसमें एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। रिसेंटली 2024 में भी एडवांस में क्वेश्चन आया है इस पर। सो इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है हमको। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, थोड़ा सा ऑफ बीट है क्योंकि दिस इज नॉट रियली फिजिक्स, दिस इज मोर ऑफ अ इंफॉर्मेशनल चैप्टर और इंफॉर्मेशनल थिंग। तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस, ठीक है। सो हमने बात की थी भी दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये तो पता है कि हर डिराइव्ड क्वांटिटी कहीं ना कहीं किसी कॉम्बिनेशन से बनती है फंडामेंटल क्वांटिटीज से। जैसे भी फोर्स आपको बताया था कि फोर्स जो है मास इनटू एक्सीलरेशन, और मास एक्सेलरेशन, इनको आप ड्रिल डाउन करोगे एक्सेलरेशन को तो वो भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ड्रिल डाउन होगा। सो अल्टीमेटली वी वांट टू रिप्रेजेंट एनी डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसी चीज को हमने डायमेंशन नाम दे दिया है, ठीक है। तो जैसे कि हम डिराइव्ड क्वांटिटी लेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि भाई मास होगा, लेंथ होगी। कोई जरूरी नहीं कि ये सब हो ही उसमें, तो जरूरी नहीं कि हर रियल क्वांटिटी में मास हो, लेंथ हो, टाइम हो सकता है किसी में मास ना हो, लेंथ और टाइम हो। जैसे कि वेलोसिटी में मास नहीं होता, इट्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहां पे लेंथ होगी और टाइम होगा। लेकिन हाँ, और एट ए कॉम्प्रिहेंसिव लेवल मास, लेंथ, टाइम और जो बाकी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनके किसी न किसी कॉम्बिनेशन से ही हमारी एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगी। ये बात तो बिल्कुल तय है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ दीज सिंबल्स M, L and T, राइट। सो वही चीज को हम डायमेंशन बोलते हैं। सो पावर्स टू विच, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन भी तो पढ़नी पड़ेगी। पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू गेट अ पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जब पूरा डायमेंशंस कर लोगे ना तब आपको ये चीज, ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो अभी इस पे ज्यादा बॉदर मत करो क्या बोल रहे हैं। अब एग्जांपल देखो, जैसे फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को तो मैंने मास लिख लिया क्योंकि मास तो अपने आप में खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को देखते हैं, एक्सेलरेशन क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं, एक्सेलरेशन तो खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे निकलता है? अब एक्सेलरेशन को देखने का तरीका क्या है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर है ऊपर और नीचे सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा? मीटर मतलब कहीं ना कहीं लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और टाइम का स्क्वायर मतलब मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। कहीं ना कहीं मैंने फोर्स को, अब आप ये देखो, मैंने फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख लिया। यही चीज मैं कह रहा था कि किसी भी आप डिराइव्ड क्वांटिटी स्टार्ट करो, आप ड्रिल डाउन करना स्टार्ट करोगे तो एट द एंड जब पूरा ड्रिल डाउन आप कर लोगे तो इस पूरा का पूरा किसमें आ जाएगा? सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज में, उनकी पावर्स में आ जाएगा। अब लेकिन ये समझ रहे हो इसको लिखना कितना इनकन्वीनियंट है कि पहले मास लिखो, फिर लेंथ लिखो, टाइम का स्क्वायर लिखो। जो लिख रहा है उसको भी दिक्कत है और जो पढ़ रहा है उसको भी दिक्कत है। तो कुछ कन्वेंशन डिसाइड कर लिया हमने। क्या कन्वेंशन देगा कि भाई मास को हम m ले देंगे, ठीक है, और m की जितनी भी पावर होगी वो यहाँ लगा देंगे। लेंथ को हम L बोल देंगे और टाइम को हम T बोल देंगे। तो M L T, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम, और उसके ऊपर उनकी पावर्स टू रिप्रेजेंट देयर डिपेंडेंसी। तो अब इस जगह आप देखो, अगर यहाँ पे इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को अप्लाई करें तो मास की कितनी पावर है? 1 पावर, तो M की पावर 1, लेंथ की 1 पावर, तो लेंथ की पावर 1, टाइम स्क्वायर है लेकिन नीचे अपॉन में है। तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सोचोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा t की पावर -2। बस यही चीज अगर आप समझ गए तो ये जो चीज हमने लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये डियर ये डायमेंशंस कहलाती है। सो द पावर्स टू विच, अब डेफिनेशन देखो, द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी नीड टू बी रेज्ड टू गेट अ डिराइव्ड क्वांटिटी, दैट इज डायमेंशन। तो बस इसी का गेम है। अब यहाँ पे चूंकि सिर्फ M, L और T मतलब मास, लेंथ और टाइम का था, इसलिए सिर्फ वही लिखा है। अगर हो सकता है किसी फिजिकल क्वांटिटी में करंट भी आ जाए, या हो सकता है टेम्परेचर आ जाए, तो उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। कोई चीज यहाँ पे अगर नहीं लिखी, कोई फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ से मिसिंग है, इसका सिर्फ यही मतलब है कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी उन फंडामेंटल क्वांटिटी से कोई मतलब ही रखती नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आप इसको उनको लिख के उनकी पावर 0 लिख सकते हो,
अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं तो मैं पे एम्पियर के लिए ए होता है, करंट के लिए ए होता है, तो मैं ए की पावर 0 लिख सकता हूँ ऐसे, लेकिन जरूरत नहीं है, जब वो है ही नहीं तो क्यों लिखना, इसलिए। लेकिन मास लेंथ और टाइम चूंकि बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, इसलिए कई बार इनको हम लोग इंक्लूड करते हैं लिखने में, ठीक है, चाहे हो चाहे ना हो। जैसे m की पावर 0 लिख देंगे, l की पावर 0 लिख देंगे अगर नहीं है तो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मास लेंथ टाइम बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, ये हर जगह मिल ही जाती है थोड़ी बहुत, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो, जैसे हमने एक और एग्जांपल ले लिया, चार्ज। मैंने एग्जांपल ले लिया कि जाके आपको अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज दिखाने के लिए। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। अब करंट इनटू टाइम, करंट खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, गो बैक टू द फर्स्ट सेशन, राइट। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो सीधा दो फंडामेंटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, तो a इंटू टी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, डायमेंशन हो गई। अब यहाँ मास और लेंथ नहीं है, तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं दिया, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, a की पावर 1। ये और ये एकदम एक ही चीज है, क्योंकि पावर 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी नंबर की 0 पावर मतलब क्या होता है? 1। तो यार 1 से क्या फर्क पड़ने वाला, आप मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट लिखने में थोड़ा कंसिस्टेंट लगता है, क्योंकि मास लेंथ और टाइम हमें देखने की आदत रहती है डायमेंशंस में हर जगह। कई बार एमसीक्यू में भी जबरदस्ती अगर m नहीं भी रहेगा तो m को 0 लगा देंगे, l को 0, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो 0 मतलब दे डोंट इवन एग्जिस्ट इन द फॉर्मूला फॉर द डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आ गया इस तरीके से। अब जैसे वर्क एक क्वांटिटी लेते हैं, वर्क अभी आपने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने फोर्स की डायमेंशन निकाली, mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, देखो यहाँ पे निकाली थी हम लोगों ने फोर्स की डायमेंशन, ml m1 l1 t माइनस 2, उसी को बोल रहा हूँ mlt माइनस 2। अगर पावर कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ m लिखा है, तो इसका मतलब वो पावर 1 है। 0 होगा तो डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। अगर आपने, ये बात आप समझ लीजिए, अगर आपने जैसे इसको सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दिया इस डायमेंशन को, ठीक, दिस इज परफेक्टली फाइन, क्योंकि जो द पर्सन हु इज रीडिंग दिस अंडरस्टैंड देयर इज नो पावर, इसका मतलब 1 पावर। अगर मैंने x इंटू वाई लिखा है, इसका मतलब क्या पावर, ये x और y किया क्या 1 1। अगर x की पावर 2 होती तो मैं यहाँ पे x स्क्वायर स्पेसिफिकली लिखूंगा ना, राइट। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये mlt माइनस 2 थी। चलो कम वापस आते हैं, फोर्स की हो गई mlt माइनस 2। अब d क्या है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा भी हो, है तो लेंथ ही ना, एक लेंथ। तो एक l और दूसरा l, ये जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, तो ये l स्क्वायर हो जाएगा। सो m l स्क्वायर t माइनस 2, ये आपकी वर्क की आ गई डायमेंशन। मतलब समझ रहे हो, वर्क को हमने अब इसकी फिजिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख लिया। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये ना वर्क की यूनिट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये चीज आपको अब समझ में आ रही होगी विद दिस एग्जांपल कि डायमेंशन मतलब क्या है, कि हर फंडामेंटल क्वांटिटी को, सॉरी, हर डिराइव्ड क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखो, उनके सिंबल्स यूज करो, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, व्हाटएवर, एंड करस्पॉन्डिंग पावर्स लगाओ, जो फॉर्मूला निकल के आया दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वेलोसिटी का एग्जांपल देख लिया, क्योंकि अभी तक जो एग्जांपल के सबने मास था, इसमें मास नहीं है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अभी सोचना कैसे है इसको, डिस्प्लेसमेंट मतलब कैसा भी हो, लेंथ ना, तो लेंथ अपॉन टाइम मतलब lt माइनस 1, वेरी सिंपल। यूनिट से भी आप देख सकते हो। देखो डायमेंशंस को देखने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उस चीज का फॉर्मूला रिकॉल कर लो जो आपको इजी लगे, या फिर उसकी यूनिट रिकॉल कर लो। जैसे भी एक्सेलरेशन था, ठीक है, एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब लेंथ, पर सेकंड स्क्वायर मतलब t स्क्वायर। तो या तो यूनिट या फॉर्मूला जो आपको इजी लगे, ठीक। यूनिट कितनी है, ये वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब l, पर सेकंड मतलब t माइनस 1, हो गया। अब दो रूल आपको याद रखने हैं, ये रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहीं पे डिफरेंस आता है देखो, एक अच्छे टीचर का और एक नॉर्मल टीचर। एग्जांपल दे रहा हूं, अब ये रूल्स थोड़े ऑब्वियस है, लेकिन कोई टीचर एक्सप्लिसिटली इसको बताएगा नहीं। आप हजारों वीडियो देख लो, आपको ये चीजें आपको बताने वाला हूं, ये कहीं दिखेगा नहीं। क्या हो सकता है किसी एक टीचर तो अच्छे टीचर होंगे, राइट। पहली चीज कि नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, किसी भी चीज का नंबर। जैसे मान लो कि आप एक पार्क के चक्कर लगा रहे हो, तो नंबर ऑफ राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड 3 राउंड लगाए आपने, 3 की कोई डायमेंशन नहीं, जैसे नंबर, राइट। नंबर हैज नो डायमेंशन, हमेशा याद रखना आपने को,
ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल सबसे बढ़िया है नंबर समझने के लिए, फ्रीक्वेंसी को देखो। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। इतना तो आप लोगों ने ग्रेड 10 तक पढ़ा ही होगा यार कि फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, राइट। अब नंबर ऑफ वाइब्रेशन मतलब क्या? इसको अगर हम फॉर्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू n अपॉन टी, वेयर n इज सम नंबर अपॉन टाइम। मान लो उसने t टाइम में n वाइब्रेशंस किए तो n अपॉन टी ये फॉर्मूला आ गया। अब ऊपर जो चीज लिखी है वो जो डायमेंशन लेस है, मतलब इसको डायमेंशन है नहीं, नंबर है, तो इसको कुछ नहीं किया हमने। नीचे टाइम है तो टाइम का सिंबल है t, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आ गई जस्ट t-1, कुछ नहीं। तो ये बात आपको समझनी है, नंबर किसी भी चीज का नंबर है, जैसे नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स, राइट, नंबर ऑफ रूम्स, मतलब किसी भी नंबर की बात की जाए तो वो एक प्योर नंबर होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। हाँ, उसके साथ कोई चीज लगा दी जाए कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, तो जो सेकंड की वजह से जो डायमेंशन आएगी वो वाली आएगी सिर्फ, बाकी नंबर की कभी कोई डायमेंशन नहीं होगी। आगे जाके जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एक बड़ा अच्छा जेईई मेंस का प्रॉब्लम इसमें बना था, वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। रूल नंबर 2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोला मैंने? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर समथिंग, राइट, या फिर किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर कर दो, वो भी एक तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, ठीक है। तो पावर फंक्शंस जो होते हैं, ये सम नंबर टू सम पॉजिटिव नंबर टू पावर x, y or whatever. So एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी कभी कोई डायमेंशन नहीं होती है, सिर्फ एक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया sin 30, मान लो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया यहाँ पे sin 30 डिग्री से। आप सब लोग बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो क्या होगी 1/2, बट कभी इसकी यूनिट की बात की हमने कि 1/2 मीटर, 1/2 सेंटीमीटर? कभी साइन थीटा की यूनिट की बात की हमने नहीं की। क्यों? क्योंकि होती नहीं, डायमेंशन लेस है। अच्छा, ऐसे मैं बोलूं e⁻³ या e⁻ समथिंग, ये जो भी नंबर आएगा ये डायमेंशन लेस होगा। ये सारे नंबर कैसे हैं? डायमेंशन लेस। तो हमें क्या रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, इन फंक्शंस का आउटपुट डायमेंशन लेस होगा। ये आपको तब काम में आएगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आगे जाके। अभी आप इसको सिर्फ अपने पॉकेट में रखो, ये याद रहना चाहिए एज ए कॉन्सेप्ट। दूसरा, इसमें एक और मजे की बात है, ना सिर्फ इनका आउटपुट, इनके आर्गुमेंट्स, मतलब इनके जो इनपुट होते हैं वो भी डायमेंशन लेस ही होते हैं। मतलब अगर मैंने लिख दिया sin 30 डिग्रीज, तो ये जो क्वांटिटी क्या है? ये एंगल है। और मैंने आपको भी रिकॉल माय फर्स्ट सेशन, मैंने आपको बताया था एंगल और सॉलिड एंगल दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं, सिर्फ यूनिट होती है। मतलब हम 30 डिग्री बोल रहे हैं, 30 डिग्री और यूनिट है, या फिर π/6 रेडियन, यूनिट तो है क्योंकि बोल रहे हैं, लेकिन इनकी डायमेंशंस नहीं है डियर। आई बात समझ में? बिल्कुल ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट भी डायमेंशन लेस ही होना चाहिए। जो टोटल इनपुट है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए और जो आउटपुट आएगा वो भी डायमेंशन लेस होगा। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको बताए हैं डियर, जो जनरली टीचर्स स्किप कर जाते हैं और आपको बाद में प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस में, ठीक है। अब जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल भी डाला, देखो आप लोग के लिए। टॉर्क, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R × F × sin थीटा। R होती है डिस्टेंस, F होता है फोर्स और sin थीटा होता है एंगल। थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स। R और F के बीच का एंगल होता है। अब इसकी अगर मुझे डायमेंशन निकालनी है, तो इसका एप्लीकेशन भी, और इसकी अगर मुझे डायमेंशन निकालनी है तो मुझे ये मालूम है कि भाई ये साइन थीटा तो कोई रोल प्ले करने वाला ही नहीं है। साइन ऑफ एनीथिंग हो, अंदर पूरी दुनिया लिखी हो, साइन ऑफ राइट कुछ भी लिखा हो, साइन ऑफ व्हाइट बोर्ड, साइन ऑफ पेन, साइन ऑफ मार्कर, कुछ भी लिखा, साइन ऑफ समथिंग लिखा है, मतलब उसके बारे के डायमेंशन के बारे में सोचना ही नहीं। क्योंकि कैसा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। टैन ऑफ समथिंग लिखा है, कॉस ऑफ समथिंग लिखा है, जब तक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी कभी कोई डायमेंशन आ ही नहीं सकती। लॉगरिथमिक फंक्शन है, डायमेंशन आ ही नहीं सकती। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डायमेंशन आ ही नहीं सकती। तो इसको हमने इग्नोर कर दिया टोटल। अब हमें डायमेंशन निकालने के लिए क्या मिले? दो चीजें मिली, डिस्टेंस और फोर्स। फोर्स की डायमेंशन आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी,
क्या निकाली थी फोर्स की डायमेंशन, MLT-2। आप लोग ये सब निकाली थी, नहीं आता तो वीडियो जरा पीछे करके देख लो एक बार, ठीक है। MLT-2, R क्या है, डिस्टेंस, मतलब क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी में डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ, तो ये एक लेंथ से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डायमेंशन आपके निकल के आ जाएगी माय डियर फ्रेंड ML²T-2। ये टॉर्क की डायमेंशन आ गई। बताना, मैं ये देखो टॉर्क की डायमेंशन बताना मेरा इतना इंटेंशन नहीं है यहाँ पे, मेरा इंटेंशन ये कि इसकी डायमेंशन की कैलकुलेशन में साइन थीटा का कोई रोल है ही नहीं। आगे बात समझ में, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम निकाल लेते हैं डायमेंशंस ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। डायमेंशंस ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, आपको थोड़ा कंफर्ट आ जाएगा कि कैसे निकलती है, ठीक है। वेलोसिटी का आप समझ पा रहे हो, LT-1 होगा, क्यों, मीटर पर सेकंड, यूनिट क्या दिख रही है, मीटर पर सेकंड, तो सामने दिख रहा है सर, ऊपर मीटर है L, नीचे टाइम है T, LT-1, ठीक है। एक्सीलरेशन LT-2, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT-2 दिख रहा है अपने को सामने सामने। फोर्स का भी निकाल ही चुके हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इस एक्सीलरेशन को बस मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, MLT-2 आ जाएगा, ठीक है। वर्क एनर्जी, वर्क कैसे निकलता है भैया, वर्क निकलता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क निकलता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें हमेशा कहानी जो है ना, जब भी डायमेंशन निकालेंगे तो हमें हमेशा जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। अगर एक कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसकी हमें डायमेंशंस पता है, तो उसकी डायमेंशंस में और एड ऑन जो चाहिए वो कर दो। तो अब सिर्फ वर्क निकालना है, तो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स की पता है MLT-2, MLT-2 में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होगा, मतलब L मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा ML²T-2, MLT-2 फोर्स, उसमें एक और L मल्टीप्लाई होगा तो ML²T-2 वर्क आ गया। और देखो वर्क और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो यूनिट के टर्म्स में सेम होते हैं वो, तो यूनिट और डायमेंशन वर्क और एनर्जी की सेम है। हमेशा याद रखोगे दो फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट सेम है तो उनकी डायमेंशन सेम ही होंगी, सिंपल, ठीक है। तो ये डायमेंशन सेम हो गया। पावर, पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क, मतलब सर क्या, मतलब वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया हमने। अच्छा, तो वर्क की जो डायमेंशन है उसको टाइम से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ML²T-2 है, हाँ है, इसको पावर बनाना है मतलब टाइम से डिवाइड करना है, तो ML²T-3 हो गया। क्या टेंशन है, हो गया ना नाम से। तो ML²T-3 पावर की डेफिनेटली डायमेंशन आ गई। प्रेशर देख लो यार, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है MLT-2, MLT-2 में डिवाइड हो गया एरिया, एरिया क्या होगा, लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर निकालना चाहोगे आप प्रेशर को, तो ये आएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या है MLT-2, ये दिख रहा है आपको MLT-2, एरिया हो जाएगा L², तो L² से जब चीज डिवाइड होगी तो आपको दिख रहा है ये बन जाएगा ML-1T-2, राइट। टॉर्क अभी निकाला हमने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप रोटेशन चैप्टर पढ़ चुके हो, अगर आप रोटेशन चैप्टर पढ़ चुके हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है m इंटू आर स्क्वायर, मतलब मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब वो डिस्टेंस कौन सी है, डायमेंशंस को इससे कुछ मतलब नहीं है कि कौन सी डिस्टेंस है, वो आपका एक्चुअल फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। ये बात याद रखो कि डायमेंशन का जो एस्पेक्ट है ना, वो क्या है कि भाई मैं किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो L है, टाइम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ T है। वो कौन सा टाइम है, वो कौन सी लेंथ है, वो दैट इज नॉट डायमेंशंस प्रोव्यू। डायमेंशंस जस्ट केयर्स अबाउट दीज पावर्स, जिसको आपको रेस करना है ताकि आपको डिपेंडेंसी पता चल जाए। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², तो m इंटू L² हो गया। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है भाई, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में मास लगा दो MLT-1, LT-1 वेलोसिटी का, मास लगा दिया MLT-1। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है mvr, राइट, r क्रॉस p, मतलब rp साइन थीटा, r क्रॉस p फॉर्मूला होता है, तो rp साइन थीटा। अब साइन थीटा किसी काम का नहीं बताया अभी, r इंटू p, मतलब p में r और एक मल्टीप्लाई हो गया, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ r मतलब क्या है, इस काइंड ऑफ डिस्टेंस और लेंथ, सो ML²T-, ML²T, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, खाली एक ये मल्टीप्लाई। गाइस ये आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये आपको याद रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये अगर याद रहेगा ना तो बाकी जो निकालना है
आगे इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला डायमेंशन पूछना। एग्जाम में जो आएगा जेईई मेंस में एटलीस्ट आ रहा है, तो एक तो डायरेक्ट डायमेंशन के क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं, वो घुमा फिरा के कुछ और पूछते हैं, जो हमने पार्ट भी स्टार्ट नहीं किया है। लेकिन अगर कभी कभी आ भी गया है कोई और एग्जाम, मान लो सीईटी एग्जाम है, यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे डायमेंशन निकालना तो बहुत टाइम जाएगा और एरर प्रोन भी होगा। कुछ बेसिक क्वांटिटीज जो मैंने आपको दिखाई है, इनके डायमेंशंस आपके दिमाग में रहने चाहिए हमेशा, वो आपके लिए काफी अच्छे लगेगा। और ऐसा कुछ नहीं कि मैंने इसके बैठे हुए रट्टा मारा हुआ है, ठीक है, ये आप करते रहोगे धीरे धीरे खुद से खुद आप, मतलब अपने आप आपके दिमाग में चीजें रजिस्टर हो जाएगी। जैसे MLT-2 ये फोर्स का अगर याद है, देखो फोर्स का याद है MLT-2, तो फोर्स से फिर बाकी चीजें निकल जाती हैं बहुत ज्यादा। फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, वर्क आ गया, फोर्स को डिस्टेंस से टॉर्क आ गया। एक चीज और ध्यान रखना आप लोगों को, टॉर्क और वर्क या फिर एनर्जी, इनकी डायमेंशन सेम आती है, देख रहे हो, ml²T-2 ml²T-2। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डायमेंशन सेम है कि नहीं है, चेक करना है, तो याद रखो कि टॉर्क और वर्क या एनर्जी की डायमेंशंस सेम होती है। तो ये कुछ बेसिक हैं, इनको आप नोट में ले लो और कहीं अपने जब भी नोट्स बनाओगे तो उसमें इसको डाल दो, ताकि आप हमेशा रिवाइज करते टाइम इसको क्विकली रिवाइज कर सको। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्लाइड है इसके। फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बता ही दिया, T-1 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नंबर तो कुछ होता नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, रेडियन पर सेकंड। अगर आपने रोटेशन चैप्टर पढ़ा है तो इतना आपको यूनिट याद रहेगा कि एंगुलर वेलोसिटी का होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब रेडियन अपॉन टाइम। अब फिर से वो होता है, रेडियन मतलब एंगल, एंगल मतलब डायमेंशनलेस, तो पर सेकंड मतलब क्या आ गया, T-, मतलब फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन सेम आ गई हमारे पास। हीट, अभी हीट में कभी भी कंफ्यूज हो, हीट कैसे निकालें? अरे हीट क्या है, एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी कैसी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कैसी भी एनर्जी हो, एनर्जी है। डायमेंशन को मतलब नहीं है कि वो कहां से आ रही है, कैसे बन रही है, या कैसे स्पेंड हो रही है। उसको इतना मालूम है कि यूनिट पर्सपेक्टिव से और डायमेंशन पर्सपेक्टिव से डायमेंशन से, ये चीज आपको दिमाग में अपने बिठानी पड़ेगी डायमेंशंस के लिए, ठीक है। अब एक बड़ा फेवरेट नंबर है प्लैंक कांस्टेंट, ये आप पढ़ोगे ग्रेड 12 में जब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, तो ये बड़ा ही मतलब फेमस कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन आती है। अब इसका सबसे, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, इससे निकाल सकते हो। जो एक मैंने फॉर्मूला लिया है कि E=hf, ठीक। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, कभी आपको लाइफ में ऐसा हो जाए कि कोई ऐसी चीज या ऐसा कांस्टेंट या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका आपको डायमेंशंस निकालना हो और आपको आता पता नहीं है कैसे निकलेगा, आप उसका कोई एक फॉर्मूला रिकॉल करो जो आपको लगता है कि हाँ ये इससे मैं डायमेंशन इजीली निकाल सकता हूँ, कोई भी एक फॉर्मूला, ठीक है। वहां से उस फॉर्मूले से स्टार्ट करो और देखो किन चीजों की डायमेंशन तुमको पता है, उनकी डाल दो, जिसकी नहीं पता है वो निकल आएगी। जैसे इसमें देखो प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है E=h/f, मतलब एनर्जी = प्लैंक कांस्टेंट टाइम f, मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या मुझे एनर्जी की डायमेंशन पता है? पता है, अभी निकाली। वर्क एनर्जी की शक्ति से। क्या मुझे फ्रीक्वेंसी की पता है? अभी निकाली, पता है। तो h की निकाल सकता हूं, कैसे? E की लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, E लिख लो, ml²T-2 लिख ली। h की ऐसे ही छोड़ दो, अननोन है, जैसे अपन करते हैं, जो अननोन है छोड़ दो ऐसे। फ्रीक्वेंसी के T-1, अब देखो जैसे मैथ करते हैं अपन, ये T-1 नीचे आएगा, ठीक है। तो -2 -1 क्या बचेगा, -1, ml² एज इट इज रह जाएगा, T-1 हो जाएगा। ये आप करके देखिए। तो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकल के आ गई। और इसकी डायमेंशन में एक खासियत होती है, याद भी रखो, ये ऐसी याद ही रखो अच्छा लगा कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सेम ऐसी होती है एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन अगर आप देखोगे ml²T-1 है, ml²T-1 आई, ml²T-1। तो प्लैंक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है। लेकिन ये बात समझ लो, इवेंचुअली डायमेंशंस अगर सेम आ जाए दो क्वांटिटी की, तो ऐसा नहीं कि फिजिकल क्वांटिटी सेम हो गई, तो इवेंचुअली ऐसा कि पावर्स कहते हैं ना, सब ऐड सब्ट्रैक्ट करके और वो अल्टीमेटली फंडामेंटल लेवल पे दोनों सेम आ रहे हैं डायमेंशंस। बट दैट डज नॉट रियली मीन कि मतलब ये दोनों सेम हो गए। सिंपल एग्जांपल है, आपके साथ एक और स्टूडेंट है, उसके साइंस और मैथ्स में कम मार्क्स हैं, आपके ज़्यादा मार्क्स हैं,
आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स में कम मार्क्स हैं, उसके वहां ज्यादा मार्क्स हैं, टोटल मिला के तो बराबर आ गया। लेकिन क्या आपका पीसीएम और आप उसका पीसीएम सेम बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, वो तो इवेंचुअली आ गया नंबर सेम, क्योंकि आपका जो कम हुआ उसका तो ज्यादा हो गया एंड वाइस वर्सा। तो डायमेंशन सेम होने का मतलब डियर ये कहीं नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटी सेम हो गई। जैसे कि टॉर्क और वर्क की डायमेंशन सेम आती है, तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी सेम हो गई? नो, इवेंचुअली सेम आ गई है प्लस माइनस करके। ओके, सो विल एंड दिस सेशन हियर। द नेक्स्ट सेशन वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। जो हमने डायमेंशंस पढ़ा है, इसका एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।